बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंग्लिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इस वक्त की पहली खबर जो सामने आ रही है वो उत्तराखंड से। दरअसल 24 IAS अफसरों के बदलाव किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से सामने आ रही है। राजेश कुमार बने देहरादून के नए डीएम। देहरादून के नए डीएम राजेश कुमार को बनाया गया है। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सीधे सामने आई है। चर्चित अफसर दीपक रावत को पिटकुल का निदेशक बनाया गया है। आपको बता दें कि 24 IAS अफसरों के बदलाव किए गए हैं उत्तराखंड में। देहरादून के अब नए डीएम बने हैं राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले किए गए हैं। चर्चित अफसर दीपक रावत को पिटकुल का निदेशक बनाया गया है। अहम और बड़ी जानकारी इस वक्त की। दरअसल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सीएम उत्तराखंड के। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 24 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिनमें से राजेश कुमार को देहरादून का नया डीएम बनाया गया है और बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसी बीच चर्चित अफसर दीपक रावत को पिटकुल का निदेशक बनाया गया है। लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम भी और तमाम विकास कार्यों को कर रहे हैं। अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, 24 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। दरअसल इस बीच राजेश कुमार को देहरादून का नया डीएम बनाया गया है और बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि चर्चित अफसर दीपक रावत को पिटकुल का निदेशक बनाया गया है। 24 IAS अफसरों के बदलाव किए गए हैं। अहम जानकारी इस वक्त की, बड़े पैमाने पर ये बदलाव हुए हैं। कई अफसरों के बदलाव किए गए हैं। इस बीच राजेश कुमार को देहरादून का नया डीएम नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी कि डीएम को नियुक्त किया गया है। देहरादून के राजेश कुमार को डीएम नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले भी हुए हैं। चर्चित दीपक रावत को पिटकुल का निदेशक बनाया गया है। आपको बता दें कि 24 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और देहरादून में तबादला करने के बाद नए डीएम राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले 24 IAS अफसरों का बदलाव किया गया है उत्तराखंड में। और देहरादून की बात करें तो देहरादून में राजेश कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है नए डीएम के रूप में और बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, 24 IAS अफसरों का तबादला किया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? सोनिका, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये एक तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करेंगे, लेकिन काफी समय लग गया उनको फेरबदल करने में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा फेरबदल किया है, क्योंकि जो देहरादून के जिलाधिकारी थे वो काफी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे थे और स्मार्ट सिटी के CEO भी थे। इसके बाद लग रहा था कि उनपे भार ज्यादा है। अब मुख्यमंत्री का पूरा जोर है कि जो स्मार्ट सिटी है उसके काम को और स्पीड मिले, इसलिए उनको जिलाधिकारी की जो जिम्मेदारी थी वो हटा ली है और डॉक्टर R राजेश कुमार को डीएम देहरादून बनाया गया। इसके साथ ही 24 IAS अफसरों को नई तैनाती दी गई है, कुछ को नई जिम्मेदारी भी दी गई है, कुछ पुराने ही जिम्मेदारी के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी उठाएंगे। जैसे जो DIPR यानी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के DG थे, वो MDDA के उपाध्यक्ष भी थे, उनको आबकारी आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और उनसे MDDA हटाया गया है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने पहली बार तमाम जो नौकरशाही के लोग हैं उनका आकलन किया और उनको उनकी कार्य क्षमता के अनुसार नई जिम्मेदारियां दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास समय बिल्कुल कम है और उन्हें चुनाव में उतरना है। उसको देखते हुए नए अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ को और अभी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि अभी तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी है लंबे समय से काम कर रहे हैं डीएम के तौर पर, उनको भी बदला जाएगा और नए लोगों को फिर से डीएम बनाया जाएगा। इसके साथ जिले के जो पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SP और SSP है, उनमें भी जल्द ही बड़े परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। उससे होमवर्क चल रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय का और जल्द ही उसकी भी लिस्ट सामने आ जाएगी। सोनिका जी, ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि 24 अफसरों के तबादले किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। आगे रुख करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त उत्तरकाशी में
भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग की तरफ से। लगातार उत्तराखंड में 24 घंटे से देखा गया बारिश हो रही है। इसी बीच अब भारी बारिश ने उत्तरकाशी में जमकर तबाही भी मचाई है, क्योंकि लगातार 24 घंटे में बारिश हो रही है। एक बच्ची समेत 2 महिला लापता हो गई हैं इस दौरान। यह इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। तलाश के लिए सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सर्च अभियान लगातार चल रहा है इस वक्त, क्योंकि एक बच्ची समेत 2 महिला लापता बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने उत्तरकाशी में जमकर तबाही मचाई है। तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसमें एक बच्ची समेत 2 महिला लापता, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो लगातार देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी की दरकने की तस्वीरें सामने आती हैं, सड़कों के टूटने की तस्वीरें सामने आती है। अब ऐसे में एक बच्ची समेत 2 महिला लापता हो गई हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में भारी बारिश से तबाही मचा रखी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्ची और महिला को तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी भी महिला और बच्ची लापता बताई जा रही है। जानकारी सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है प्रशासन को भी, एनडीआरएफ की टीमों को, ताकि पहले से ही तैयारियां की जा सके। लेकिन इसी बीच बीते दिन देखा गया कि बादल फटने के बाद उत्तराखंड में 3 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर खबर सामने आ रही है कि भारी बारिश के बाद एक बच्ची समेत 2 महिला लापता बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, उत्तरकाशी में भारी बारिश हो रही है, इसके बाद कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ 2 महिला भी लापता है। क्या उन्हें कुछ जानकारी सामने आई है क्या, कि अभी मिल गई हैं या अभी भी लापता है? कोई अपडेट आपके पास? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कल भारी बारिश होने के कारण उत्तरकाशी में बादल फटने की सूचनाएं सामने आई थी और जिसके बाद 2 महिलाएं और एक बच्ची की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद 2 महिलाएं और एक बच्ची लापता भी बताई जा रही हैं। लगातार वहां पर सर्च अभियान चल रहा है। अभी तक 2 महिलाएं और एक बच्ची का पता नहीं चल पाया है। लगातार वहां पर सर्च अभियान जारी है। और वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से तबाही उत्तराखंड में बारिश ने मचाई है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और साफ तौर पर मौसम विभाग ने सभी विभागों को चेताया था कि इससे पहले कि कोई आपदा आए उससे पहले सचेत होने की आवश्यकता है। तमाम एनडीआरएफ की टीम को मौसम विभाग ने सूचना दी थी और तमाम जो भी टीमें हैं बचाव कार्य में लगी हुई हैं और तमाम जो बचाव कार्य अभी तक चलता है। और अभी भी एक बच्ची और 2 महिलाएं लापता बताई जा रही हैं। लगातार वहां पर सर्च अभियान जारी है। जी, इस वक्त कैसा मौसम है उत्तराखंड में, जानकारी दीजिएगा धनराज। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरह की मौसम की बात करें तो अभी भी बारिश रुक रुक के हो रही है। तमाम जो जिले हैं उत्तराखंड के 13 जिले हैं, 13 जिलों में ही बारिश रुक रुक के हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना अभी भी मौसम विभाग ने जताई हुई है कि तेज बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है। और यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से फुल्की मध्यम बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जता रखी है। हालांकि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से अभी भी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश बूंदें पड़ रही हैं और तमाम जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है। जी धनराज, ये जानकारी दीजिएगा कि आने वाले समय में क्या क्या आ गया, मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि सतर्क लोग कितने सतर्क आपको नजर आते हैं? क्योंकि जब भी देखा जाता है भारी बारिश के बाद तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे जैसे बादल फटने से पिछले दिन 3 लोगों की मौत हो गई थी, तो लोग कितने सतर्क आपको नजर आते हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है और आने वाले 48 घंटे उत्तराखंड पर भारी होने वाले हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जिस तरीके से अलकनंदा नदी है या गंगा नदी है तो तमाम उछाल पर हैं और तमाम नदियां उफान पर हैं। और जिस तरीके के जो लोग नदी के आसपास रहने वाले हैं उनको सचेत कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से भी कि वो समय रहते सुरक्षित क्षेत्र पर अपना पहुंच जाए, स्थानों पर पहुंच जाए, ताकि कोई जो भी आपदा है उससे निपटा जा सके और कोई इससे हानि ना हो कि जनहानि देखनी पड़े। इसके लिए तमाम लोगों को सचेत भी कर दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि जो नदी के किनारे बसे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए जागरूक जरूर है और तमाम लोग अपना बोरा बिस्तरा लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कवायद में लगे हुए हैं। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, नजर बनाए रखिएगा तमाम अपडेट पर कि किस तरीके से अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मांगे पूरी नहीं होने पर आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा, ये सफाई कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं।
सफाई कर्मचारी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सफाई कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर। आपको बता दें कि देवभूमि पर्यावरण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह के आह्वान पर उधम सिंह नगर के किच्छा में शाखा अध्यक्ष विनोद वाल्मीकि के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चित धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अनिश्चित धरना प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि कोरोना की दोनों लहरों के दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा की है। उनकी सेवा को देखते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से ठेका प्रथा समाप्त करने के साथ साथ हमारी अन्य 10 मांगों को पूरा किया जाए ताकि सफाई कर्मचारी एवं उसके परिवार का जीवन सुरक्षित किया जा सके। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है सरकार के खिलाफ। जो हमारी 4 महीनों से सरकार से लड़ाई चलती चली आ रही है, जो हमारे 11 सूत्री मांगों को अनदेखा किया जा रहा है सरकार ने, और सरकार मांगों को अनदेखा करती आ रही है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम इसका हड़ताल करें, लेकिन हड़ताल हमारा जो आज पूरे उत्तराखंड में जो हड़ताल हुई है वो देवभूमि के माध्यम से ये बैनर तले हुई है और सरकार इस मांगों को अनदेखा कर रही थी। मजबूरी में आज 19 तारीख को पूरे उत्तराखंड में हड़ताल का बिल्कुल फूंक दिया गया है और पूरा उत्तराखंड आज हड़ताल पे है। और ये हड़ताल जब तक चलेगी जब तक सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन कब से जारी है और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, कब तक किया जाएगा, क्या उनकी मांगे हैं, क्या जानकारी आपके पास? पूरे कोरोना काल में जो सेवाएं उनके द्वारा दी गई हैं और तमाम जो जब सभी चीजें बंद थी तब भी वो लोग सड़कों पर थे, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ के रूप में हो या फिर नगर निगम के कार्यकर्ताओं के रूप में हो या जैसे भी हो, जिस तरीके से पूरे कोरोना काल के दौरान भी इन लोगों ने काम किया है और एक तरीके से जो चाहे बायो जो वेस्ट है उसको भी डिग्रेड करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो समझिए कि किस तरीके से जो कितना रिस्की काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल सरकार से इनकी मांग यह है कि जो भी फिलहाल इनके द्वारा जो 10 सूत्रीय मांग इनके द्वारा कहा गया है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। और फिलहाल जिस तरीके से इनकी जो मांगे हैं वो यह है कि एक प्रॉपर जो उनके लिए एक आमदनी की व्यवस्था की जाए, जो ठेका प्रथा है उसको खत्म किया जाए और जिस तरीके से उनकी आमदनी भी बढ़े और अपना गुजारा वो अच्छे से चला सके, क्योंकि तमाम सुविधाएं उनके द्वारा दी जाती हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। उनके द्वारा पूरे पिछले कुछ महीनों से कोरोना काल में भी काम किया गया है। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने सरकार के सामने यह मांगे रखी है और अपना धरना प्रदर्शन किया है। और जिस तरीके से फिलहाल कई जिलों में इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि फिलहाल मुख्यमंत्री से यह बात अपनी मनवाने के लिए अपने धरने पर अड़े हैं, तो किस तरीके से इनकी मांगों को पूरा किया जाए। ठीक है विशाखा, आज जिस तरीके से आपने बताया योगदान सराहनीय है सफाई कर्मचारी को कोरोना काल में, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिना मास्क के ये प्रदर्शन किया जा रहा है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, तो क्या ऐसे में कोई लापरवाही भी तो सामने आ सकती है विशाखा? जी बिल्कुल, देखिए जहां भी जब भीड़ एकत्रित होती है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कोरोना प्रिकॉशंस का जो ध्यान है वो नहीं रख पाते और कहीं ना कहीं जब प्रदर्शन की बात आती है या धरने प्रदर्शन जब भी होते हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा भी बनता है और कहीं ना कहीं कोरोना के फैलने का रीजन भी ये साबित हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज फिलहाल इन लोगों के द्वारा नहीं की गई है या जहां तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है, कितने दिन चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसे में आप आदमी पार्टी भी लगातार जुट गई है, लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली बिल माफ किए जाने के संबंधी गारंटी कार्ड भी पेश कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, 8 गाड़ियों की टीमें इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक बता दें कि लोगों के घरों तक पहुंचने का काम करेगी आम आदमी पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के घर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के तहत पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कार्यकर्ताओं को 8 गाड़ियों की टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन टीमों में शामिल पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर
बिजली बिल माफ किए जाने संबंधी गारंटी कार्ड देंगे। योजना को शुरू कर रहे हैं, एक एक परिवार पर जाएंगे और इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके, और ये जो गारंटी कार्ड आप देख रहे हैं, ये गारंटी कार्ड हर परिवार को हम देंगे। इसमें बहुत आसान प्रोसेस है, कुछ नहीं है, सिर्फ जिसके यहाँ पर हम पहुँचे हैं परिवार का एक सदस्य अपने मोबाइल से मिस कॉल करेगा एक नंबर पर, 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा और गारंटी कार्ड। तो इस तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आप आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल बिजली मुफ्त को लेकर के रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हमारे संवाददाता संजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। संजीत, क्या लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री बिजली का कार्ड खेल रही है, क्या ये चल पाएगा उत्तराखंड में आने वाले समय में? देखिए, मैं आपको सोनी का बता दूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार और कांग्रेस की सत्ता हर बार रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि 5 साल कांग्रेस ने उत्तराखंड पर राज किया है, तो 5 साल भाजपा ने उत्तराखंड पर राज किया है। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी ने जो नारा दिया है, उन्होंने कहा कि एक चांस आम आदमी पार्टी को देकर देखे। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, वही सारे काम उत्तराखंड के अंदर भी करेंगे। उत्तराखंड की जो मूलभूत जो समस्या है, जो क्षेत्रीय समस्या है, उस पर भी आम आदमी पार्टी लगातार काम करेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं जो बिजली का कार्ड जो आम आदमी पार्टी ने खेला है, 300 यूनिट प्रत्येक घर में जो बिजली देने का कार्ड खेला है, इससे कहीं ना कहीं जनता में एक जो बदलाव की भावना है, जो बदलाव उत्तराखंड की जनता इस समय चाह रही है, वो आम आदमी पार्टी के रूप में उभर के इस वक्त उत्तराखंड में सामने आ रही है। यानी माना जाए कि विपक्षी पार्टियों के लिए अब केजरीवाल की तरफ से एक चुनौती भी सामने पेश कर दी गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा इस वक्त उत्तराखंड के अंदर सत्ताधारी पार्टी है, साथ ही साथ लगातार उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, 2 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का, तीसरी बार जो पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उत्तराखंड में लाया गया, उसके बाद अगर बात करें आम आदमी पार्टी ने इसको भी एक एजेंडा बनाया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो पार्टी अपने मुख्यमंत्री को ही नहीं तय कर सकती, वो आने वाले उत्तराखंड की जनता के लिए क्या करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो एक राजनीतिक युद्ध छिड़ गया, उसको लेकर के भी भाजपा को इस समय जो बैलेंस बनाना है, वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी जो वार है वो आम आदमी पार्टी करती नजर आएगी आगामी 2022 के चुनाव में। संचित, समय बहुत कम है आगामी विधानसभा चुनाव में, तो अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो किन नए मुद्दों को लेकर उतर रही है रणनीति में? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी इस वक्त जो फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य शिक्षा और जो मूलभूत सुविधा जो गरीबी स्तर, जो लोग हैं, उनको लेकर के जो समस्या है जो लोगों की है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी इस वक्त जो ट्रम्प कार्ड है वो उत्तराखंड में खेलने जा रही है। जिससे जैसे देखिए कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने आते साथ युवाओं को रिझाने का काम किया, रोजगार की बात करी। उसी को देखते हुए जो सबसे पहले उत्तराखंड में केजरीवाल आए, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया, उन्होंने उत्तराखंड आते साथ सबसे पहले 300 यूनिट बिजली का प्रत्येक घर में ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उत्तराखंड में जो शिक्षा का हाल है वो उसको सुधारेंगे, साथ ही साथ जो युवाओं को बेरोजगारी है उसको सुधारेंगे, स्वास्थ्य की जो समस्या है उत्तराखंड के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों पे उत्तराखंड कई जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस और आपकी भाजपा पीछे रह गई है, उसको कहीं ना कहीं सुधारते हुए आम आदमी पार्टी इस कार्ड को लेकर के आगामी 2022 के चुनाव में लड़ने जा रही है। संचित, आप इस वक्त आपको बताते हैं कि इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। हमारे संवाददाता चंचल तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। चंचल, 24 घंटे में भारी बारिश के आसार जता दिए गए हैं उत्तराखंड में, क्या जानकारी आपके पास, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? जी, तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार जता दिए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से।
उत्तराखंड में 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बीते दिन बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब मौसम विभाग की तरफ से आकाशीय बिजली गिरने की संभावना उत्तराखंड में जता दी गई है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कई दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। अब एक बार फिर उत्तराखंड में 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है उत्तराखंड में। बीते दिन बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद अब आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। हमारे संवाददाता चंचल तोमर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चंचल, क्या जानकारी आपके पास? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि अगले 24 घंटे उत्तराखंड में भारी रहने वाले हैं। पंद्रह दिन लगातार बरसात होने की संभावना होगी, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने की भी बताया गया था। अगर वही बात करें उत्तरकाशी जो जिला है, बादल फटने से काफी जो है उफान पर गंगा आ गई थी, तो उसको लेकर जो है कुछ गाँव भी उसमें जो है तबाह हो गए थे। और वहीं पर जनहानि की भी मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जनहानि के मामला भी सामने आया। अभी अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहाँ पे बाधित हो गए हैं। उसको लेकर जो है प्रशासन लगा हुआ है। वहाँ पर जो है रास्ते जो है बनाए जा रहे हैं। अगर कुछ छोटे मोटे जो पुल है उनको भी ध्वस्त होने की संभावना सामने सूचनाएं आ रही है। अगर और जो के अलावा जो जिले हैं चित्तौड़गढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग है, नैनीताल है, वहाँ भी है। अगर वहीं पर हम थोड़ा दिखाएं जिस तरीके से गंगा अपने उफान पे चल रही है, उसको देखते हुए जो है जो अंदर की नहर है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। जो नील धारा है उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे कि जो शहर का पानी है, जो मैदानी इलाकों का पानी है, वो इसमें जा सके, जिससे किसी को जमाने का कोई घटना सामने ना आए। उसी को लेकर जो है ये जो नहर है उसको जो है पानी लेवल जो है कम कर दिया गया है, कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर जो मैदानी इलाकों का पानी है, जो शहर का पानी है, जो पहाड़ से बटा आने वाला पानी है, वो इसमें जा सके, जिससे कि पानी का लेवल जो है गंगा का वो बना है, वो जो नील धारा है उसका लेवल अगर बात करें प्रशासन ने जो है आपस गाँव है जिनको वहां से हटा दिया है और एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, जिससे कुछ ऐसे मामले हो तो रेस्क्यू कर सके। ठीक है चंचल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अब सीधा आपको गदरपुर ले चलते हैं, जहां आगामी ईद को लेकर के बैठक की गई। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अपील की गई है लोगों से एसडीएम की तरफ से कि कोरोना काल में शांतिपूर्वक ईद के पर्व को बनाएं। एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक में ये अपील की गई लोगों से, क्योंकि ईद का पर्व बेहद नजदीक आ गया है। आगामी ईद को लेकर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि गदरपुर थाना परिसर में एसडीएम विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी ईद त्योहार को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चा की गई। इस मौके पर एसडीएम विवेक प्रकाश ने कहा कि आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और विभागों के कर्मचारी अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें जल संसाधन, विद्युत विभाग के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उनको चीज पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा गया है। दरअसल एसडीएम ने अध्यक्षता की बैठक हुई है। आपको बता दें कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सभी से अपील की गई कि शांतिपूर्वक ईद की पर्व को मनाया जाए। एसडीएम विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। तमाम लोग वहां मौजूद रहे, तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। व्यवस्थाएं को दुरुस्त रखने के भी आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है सभी लोगों से आगामी ईद के पर्व पर। साथ ही ये भी अपील की गई है कि ध्यानपूर्वक मनाया जाए, शांतिपूर्वक मनाया जाए, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आगामी ईद का पर्व बेहद नजदीक है, ऐसे में अहम चर्चा की गई है। एसडीएम ने अध्यक्षता की बैठक में ये पूरा बैठक हुई है। आगामी बकरीद ईद उल अजहा के त्यौहार को देखते हुए यहाँ पर थाना परिसर में माननीय एसडीएम साहब और सीओ महोदय द्वारा मीटिंग ली गई है, जिसमें सारे विभाग के लोग मौजूद थे। त्यौहार को देखते हुए और कोविड-19 का फॉलो करते हुए हम लोगों को ये त्यौहार बनाना है। नमाज में जितने भी मस्जिदें हैं और ईदगाह है, सिर्फ 10 लोग की इजाज़त है और 10 लोगों से ज़्यादा हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा कुर्बानी खुले में ना करें, कुर्बानी को हमेशा ढक कर करें या बिल्कुल एकदम बंद ओपन जगह से बिल्कुल बंद जगह हो वहाँ पर कुर्बानी करें। और उसका जो डिस्ट्रॉय है उस अलग से उसको डिस्पोजल जो करें, इस तरीके से करें कि वो कहीं भी दूसरी जगह नहीं जा पाए या किसी भी जानवर की वजह से या किसी भी उसकी वजह से ना जा पाए।
शांति व्यवस्था वगैरह हमेशा यहाँ गदरपुर में बनी रहती है। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।